हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 8.1 शुरू करेंगे, जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आज है मॉड्यूल 8.1 जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, नेमली लीनियरिटी, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। तो इन प्रॉपर्टीज को हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले मॉड्यूल में भी सीखा था और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वो प्रॉपर्टीज उसी तरीके से काम करती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म में जे ओमेगा की जगह हम अगर एस लिख दें, जहां पे एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाता है। यानी कि कोई अगर आपके पास अगर सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ टी, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आप उसे e पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ओवर डी टी इंटीग्रेट कीजिए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उससे आपको उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म से बहुत सिमिलर है, खाली इतना डिफरेंस है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में s की जगह पे j ओमेगा होता है और यहाँ पे s है जो कि है सिग्मा प्लस j ओमेगा, वेयर बोथ सिग्मा एंड ओमेगा आर रियल नंबर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, वो क्या होती है? जैसा कि अगेन हम जानते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस से कि अगर हमारे पास अगर दो अलग अलग सिग्नल्स हैं x1 और x2, जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, ये है सपोज x1 ऑफ s और उसका ROC है R1, x2 का है लाप्लास ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ s और उसका ROC है R2। जैसा कि अगेन हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन होता है, वहां पे सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना सफिशिएंट नहीं होता है, उसके साथ में आपको उसके ROC का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दो तीन अलग अलग टाइम डोमेन फंक्शंस को कॉरेस्पॉन्ड करे, लेकिन आपने उसका ROC अगर बता दिया, फिर टाइम डोमेन फंक्शन और लाप्लास डोमेन फंक्शन के बीच में वन टू वन रिलेशन बन जाता है। तो इसीलिए किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना सफिशिएंट नहीं है, उसका ROC भी देना जरूरी है। तो यहाँ पे अगेन फूरियर ट्रांसफॉर्म की तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक लीनियर इंटीग्रल के फॉर्म में डिफाइंड है और उस वजह से यहाँ पे भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अगर हम एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, y ऑफ t इज इक्वल टू a x1 ऑफ t प्लस b x2 ऑफ t, और हम अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे आएगा? वो आएगा y ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी y ऑफ t e पावर माइनस एस टी डी टी, जो कि स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। यहाँ पे फिर हम y की जगह पे ax1 प्लस bx2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ax1 प्लस bx2 पावर माइनस एस टी डी टी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा केवल सम है और जो इंटीग्रल भी एक लीनियर फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 e पावर माइनस एस टी डी टी प्लस b इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x2 e पावर माइनस एस टी डी टी। और ऑब्वियसली ये जो इंटीग्रल है ये है कैपिटल x1 ऑफ s, और ये जो इंटीग्रल है वो है कैपिटल x2 ऑफ s। यानी कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा a कैपिटल x1 ऑफ s प्लस b कैपिटल x2 ऑफ s।
तो अब यहाँ पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे अब सवाल है कि इसका आरओसी क्या होगा। तो पहले हमने एक मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल किया था जहाँ पे इसी तरह के हमने एक एग्जाम्पल को लिया था जहाँ पे दो ऐसे फंक्शंस थे टाइम डोमेन के जिनको हमने ऐड किया था, और फिर हमने बताया था कि जो फाइनल जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसका आरओसी विल बी अ इंटरसेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल आरओसीज। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आरओसी होता है वो होता है एस डोमेन की वो वैल्यूज जहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है, या फिर जहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू है वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है। तो यानी कि इसका जो कॉम्पोजिट आरओसी होगा वो रीजन होगा जहां पे x1 भी फाइनाइट है और x2 भी फाइनाइट है, यानी कि इन दोनों को उस रीजन में फाइनाइट होना होगा। और अगर दोनों हम अगर चाहते हैं फाइनाइट हो उस रीजन में, तो ऑब्वियसली हमें R1 और R2 का इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तभी हमें वो रीजन मिलेगा जहां पे ये दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, ताकि हमारा कॉम्पोजिट लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आरओसी हम लिख सकते हैं R1 इंटरसेक्शन विथ R2। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका आरओसी इस R1 इंटरसेक्शन R2 से थोड़ा अलग हो। उसका रीजन क्या है कि आपको याद होगा हमने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पोल्स और जीरोस के बारे में बताया था। जीरोस क्या होते हैं? जहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जीरो हो जाती है, और पोल्स वो होते हैं जहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप दो अलग अलग सिग्नल्स को ऐड करते हैं तो कई बार पोल जीरो कैंसिलेशन हो सकता है, यानी कि न्यूमरेटर में अगर जीरो आ जाए और डिनोमिनेटर में पोल आ जाए एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर आपका वो जो पोल है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इस वजह से आपका जो आरओसी है वो R1 इंटरसेक्शन R2 से बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे टू बी मोर प्रिसाइज हम लिखेंगे एटलीस्ट R1 इंटरसेक्शन R2, की R1 इंटरसेक्शन R2 तो है ही है, पर ये उससे बड़ा भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमने लिया एक एग्जांपल जहां पे कैपिटल X1 जो है हमारा वो है 1/s+1 विथ ROC सिग्मा ग्रेटर देन -1, और x2 ऑफ s है 1/s+1 इंटू s+2 सिग्मा ग्रेटर देन -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक ही पोल है और कोई जीरो नहीं है। वो जो पोल है वो -1 पे है और ROC उस पोल के राइट साइड में फॉर द कंप्लीट एस प्लेन एग्जिस्ट करता है। ये वाला जो हमारा सिग्नल है इसका जो इसमें कोई जीरो नहीं है, पर इसमें दो पोल्स हैं, एक -1 पे और एक -2 पे, और जो -2 है वो -1 के लेफ्ट साइड में है। तो ये जो हमारा ROC है वो राइट पोल के राइट साइड में एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों सिग्नल को अब हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज हम अगर लेते हैं y इज इक्वल टू x1 माइनस x2 इन टाइम डोमेन, तो हमारे पास आएगा कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल X1 माइनस कैपिटल X2। अब हम अगर इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन बाई s+1 माइनस 1/s+1 इंटू s+2। तो यहाँ पे हम फिर कॉमन क्या लेंगे, s+1 s+2 और ऊपर आएगा s+2 -1। तो अब अगर हम देखें तो ये बन जाएगा s+1 डिवाइडेड बाई s+1 इंटू s+2।
तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वहां पे भी एक s+1 का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी s+1 का टर्म है, तो उसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बचेगा सिर्फ s+2, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/s+2। तो हमारा जो कैपिटल Y का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है 1/s+2 और हम उसका ROC अगर निकालें तो सबसे पहले हम R1 इंटरसेक्शन R2 निकालेंगे। तो इन दोनों का हम अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें सिग्मा ग्रेटर देन -1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों ROCs एग्जैक्टली सेम हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारा जो इफेक्टिव जो कैपिटल Y ऑफ S जो आया, इसमें सिर्फ एक ही पोल है जो कि -2 पे है। इसका मतलब ये है कि ये जो ROC है या फिर ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो s इक्वल टू -2 से s इक्वल टू -1 के बीच में भी ये फाइनाइट ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पोल है। तो इसकी वजह से इसका जो ROC है वो होगा सिग्मा ग्रेटर देन -2, ना कि सिग्मा ग्रेटर देन -1। तो ये जो ROC हमारे पास आया नया वाला, ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन को तो इंक्लूड करता ही है, लेकिन इससे ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो और पोल्स ने एक दूसरे को कैंसल कर दिया है। तो इसी वजह से जब हमारे पास अगर अलग अलग सिग्नल्स हैं, हम उनको लीनियरली जब कंबाइन कर रहे हैं तो उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो एग्जैक्टली वैसे ही आता है जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में आया था। लेकिन जो ROC हम जब निकालते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर सिर्फ इंटरसेक्शन लेंगे तो हो सकता है कि वो उसका कंप्लीट ROC ना हो और हमें उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़े अगर पोल जीरो कैंसिलेशन अगर हो रहा है तो ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि उसको हम अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर शिफ्ट करेंगे, स्केल करेंगे, तो फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या चेंजेस आते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइम शिफ्टिंग। अगेन जो हम अगर किसी सिग्नल को अगर टाइम डोमेन में अगर शिफ्ट करते हैं या स्केल करते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो चेंजेस होते हैं लाप्लास डोमेन में वो फूरियर डोमेन से सिमिलर होते हैं। यानी कि आपको अगर फूरियर डोमेन के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस पता है तो उससे आप लाप्लास डोमेन के एक्सप्रेशंस आसानी से निकाल सकते हैं जस्ट बाय रिप्लेसिंग j ओमेगा बाई s। लेकिन अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है और वो है ROC, क्योंकि जब आप शिफ्टिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं, तो हो सकता है कि जो सिग्नल का जो करस्पॉन्डिंग ROC है वो भी बदल जाए, तो वहां पे आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो सपोज हम कोई अगर सिग्नल लेते हैं x ऑफ t जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कैपिटल X ऑफ s और उसका ROC है R, और हम अगर उस सिग्नल को अगर शिफ्ट करते हैं बाई t माइनस टी नॉट, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन होगा वो होगा सिंपली e पावर माइनस एस टी नॉट कैपिटल X ऑफ s। अब ये कैसे आया हम इसको सिंपली देख सकते हैं। इसको हम अगर y ऑफ t लें तो कैपिटल Y ऑफ s विल बी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t माइनस टी नॉट ई पावर माइनस एस टी डी टी। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि हम t माइनस टी नॉट को कोई एक दूसरा वेरिएबल मान सकते हैं, मानो कि हम उसे टाउ मान लेते हैं। सो टेक t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टाउ, तो उससे हमारे पास आएगा dt इज इक्वल टू डी टाउ एंड t इज इक्वल टू टाउ प्लस टी नॉट। यानी कि ये जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा, लिमिट्स वही रहेंगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब t जब माइनस इन्फिनिटी है तो टाउ भी माइनस इन्फिनिटी होगा, और जब t जब प्लस इन्फिनिटी है तो टाउ भी प्लस इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x ऑफ टाउ ई पावर माइनस एस टाउ प्लस टी नॉट इंटू डी टाउ।
और अभी ये जो एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है इसको हम दो अलग अलग टर्म्स में सेपरेट कर सकते हैं। e पावर माइनस, तो हम लिख सकते हैं कि e पावर माइनस एस टाउ प्लस टी नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस एस टाउ इंटू e पावर माइनस एस टी नॉट। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो टाउ के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाउ जो हमारा टी नॉट है और एस ये दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, यानी कि इस इंटीग्रेशन में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इस टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं और फिर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमने e पावर माइनस एस टी नॉट टर्म को बाहर ले गए, x ऑफ टाउ e पावर माइनस एस टाउ डी टाउ। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्टली x ऑफ t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है, यानी कि ये हमारे पास फाइनल बन जाएगा e पावर माइनस एस टी नॉट कैपिटल x ऑफ s, और उसकी ROC क्या होगी? ROC होगी एग्जैक्टली वही जो पहले थी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जैसा कि हमने बताया ये x ऑफ t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही एक्सप्रेशन है, तो ये तभी कन्वर्ज करेगा जब हम इस रीजन में होंगे लाप्लास डोमेन के, तो हमारे जो ROC है इसमें शिफ्टिंग करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये था शिफ्टिंग का एग्जांपल जो कि हमने देखा फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस से बहुत सिमिलर है, और यहाँ पे ROC भी नहीं बदल रहा है। पर शिफ्टिंग की जगह पे हम अगर स्केलिंग करते हैं तब हम पाएंगे कि हमारा ROC जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम अगर टाइम स्केलिंग अगर करते हैं तो यानी कि हम अगर लेते हैं सपोज हमारा अगेन जो x ऑफ t सिग्नल जो था, सपोज उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है x ऑफ s और उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है R, तो हम अगर लेंगे y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ at, तो अब हमें देखना है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा और उसका ROC क्या होगा। तो वंस अगेन हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, हम लेंगे y ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ at e पावर माइनस एस टी डी टी। अगेन हम चाहते हैं कि हमारा जो x का जो करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो वहां पे a नहीं हो और वहां पे सिर्फ एक टाइम वेरिएबल हो, तो उसी के लिए हम फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम लेंगे कि टेक at इज इक्वल टू टाउ, उससे क्या होगा t इज इक्वल टू टाउ बाई a which implies dt is equal to d tau by a। तो अभी यहाँ पे हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ e पावर माइनस एस टाउ बाई a इंटू डी टाउ बाई a। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि हमने a को पॉजिटिव माना हुआ है। वो क्यों? क्योंकि अगर a अगर पॉजिटिव है तभी जब t माइनस इन्फिनिटी होगा तब टाउ भी माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर a अगर नेगेटिव है तो ये जो लिमिट्स हैं ये हमें स्वैप करनी पड़ जाएंगी। तो हम अगर इन जनरल अगर हम ये लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ पॉजिटिव a के लिए ही हम कंसिडर कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट a इज पॉजिटिव। तो अभी ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब यहाँ पे जो डी टाउ बाई a है ये a अगेन एक कांस्टेंट है, तो ये हमारे इंटीग्रल में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तो इसे हम बाहर ले जा सकते हैं। 1 बाई a इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ e पावर माइनस, यहाँ पे हम s बाई a टाउ डी टाउ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी हम अगर देखें इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन अगेन x ऑफ t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे s की जगह पे s बाई a है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई a इंटू कैपिटल X ऑफ s बाई a।
क्योंकि यहाँ पे बस फर्क इतना है कि यहाँ पे s की जगह पे s बाई a आ गया है, तो हम जब फंक्शन कैपिटल X कैलकुलेट करेंगे उसमें भी हम s की जगह s बाई a लेंगे। तो अब ये हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एक्सप्रेशन आया है, इसका ROC क्या है? तो ROC वही होगा कि हमारा जो ओरिजिनल जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उसका ROC अगर R था तो दैट वाज विथ रेस्पेक्ट टू s बाई a, यानी कि यहां पे भी जो ROC होगा वो R होगा विथ रेस्पेक्ट टू s बाई a, यानी कि s बाई a बिलोंग्स टू द ROC। तो इसका मतलब जो ROC है s के रेस्पेक्ट में दैट विल बी a टाइम्स r, यानी कि पहले जो आपका ROC था, जो आपके एंड पॉइंट्स थे, उनको बस आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वो नया ROC बन जाएगा। तो आपका ROC पहले सपोज अगर 1 से राइट साइड में था और आपने अगर x को अगर 2 से स्केल किया हुआ है तो आपका ROC फिर 1 इंटू 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो हमने डिराइव किया, ये हमने डिराइव किया फॉर पॉजिटिव ए। इसी तरीके से आप नेगेटिव ए के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, और इन जनरल आपको अगर एक्सप्रेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 1 बाई मॉड ए कैपिटल X ऑफ s बाई a एंड ROC इज a टाइम्स r। तो यानी कि आपका ओरिजिनल जो सिग्नल है, सपोज कैपिटल X ऑफ s आपका ऐसे था सिग्मा j ओमेगा, और सपोज आपका यहाँ पे एक पोल था एट लेट्स से -b, और जो आपका ROC था वो इस तरीके से था। तो आपने अगर इस सिग्नल को अगर a से मल्टीप्लाई किया है तो फिर आपका जो नया ROC होगा, सो दिस वाज r, तो आपका जो नया ROC होगा वो होगा कि अब b की जगह पे आपका जो पोल है वो आ जाएगा -ab पे, और जो आपका ROC होगा वो इस तरीके से होगा। तो इसी तरीके से आप अपने कोई भी एक गिवन सिग्नल का आपको अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो आप उसके जो उस सिग्नल को अगर आप स्केल करेंगे बाय a, तो आप सिंपली इस तरीके से उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, और a से मल्टीप्लाई करके आप उसका नया ROC भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर a अगर पॉजिटिव है, सपोज a अगर 1 से ज्यादा है, तो a अगर 1 से ज्यादा है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि x ऑफ 2t या x ऑफ 3t अगर लें तो वो x ऑफ t से कंप्रेस्ड वर्जन होता है, और यहाँ पे हम उसी a से मल्टीप्लाई करके ROC को हम एक्सपैंड कर रहे हैं। यानी कि अगेन जो फूरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में हमने देखा था वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में भी वैलिड है कि कंप्रेशन इन टाइम डोमेन लीड्स टू एक्सपेंशन इन द ROC इन द S डोमेन, and expansion in the t domain leads to compression of ROC in the Laplace domain। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज करके आप किसी भी सिग्नल का टाइम शिफ्टेड वर्जन या टाइम स्केल्ड वर्जन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक और सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपका a जो है वो अगर -1 है, जो कि काफी सारे एग्जांपल्स में आ सकता है, यानी कि अगर आप x ऑफ -t अगर लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म -x ऑफ -s लिख सकते हैं, और जो उसका ROC होगा वो होगा -R1, यानी कि पहले जो ROC था उसको अगर आप फ्लिप कर देंगे तो आपको उसका नया ROC मिल जाएगा। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू सम सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आगे के मॉड्यूल में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।